नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षारक और अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों की। पर इससे पहले आप जरूर सोच रहे होंगे कि अम्ल और क्षारक का इस्तेमाल तो हम सिर्फ लैब में करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो दरअसल जो अम्ल और क्षारक हैं वो हर जगह पे हैं। उदाहरण के लिए ये हमारे भोजन में होते हैं। भोजन ही नहीं, हमारे जो साबुन होते हैं उनके अंदर भी अम्ल और क्षारक होते हैं। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं हमारा जो उदर होता है उसके अंदर भी अम्ल होता है। तो अब इनके बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है। परंतु रासायनिक गुणधर्म पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा तत्व क्षारक है या फिर अम्ल है। तो हमें पता कैसे चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक विलयन रखा हुआ है, तो ये विलयन अम्ल है या क्षारक है, पता कैसे करें। क्या हमें इसे चखना चाहिए? हो सकता है कि ये खतरनाक हो, तो आखिर पता कैसे लगाएंगे कि कोई सा तत्व क्षारक है या फिर अम्ल है। तो ये पता लगाने के दो तरीके हैं कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। ये दो तरीके क्या है? पहला है स्वाद। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू अम्ल होता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए उसका स्वाद खट्टा होता है। वहीं क्षारकों की बात करें तो वो कड़वा होता है। उदाहरण के लिए कॉफी में क्विनाइन होता है जो कि एक क्षारक है, जिस वजह से कॉफी कड़वी लगती है। परंतु हम हर तत्व को चख के तो नहीं देख सकते, तो ये तरीका उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बदले हम इस्तेमाल करते हैं सूचकों का। तीन तरीके के सूचक होते हैं जो पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक और तीसरा है सूंघने वाला सूचक। चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। प्राकृतिक सूचक की बात करें तो इसके उदाहरण है लिटमस पेपर। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके ऊपर आपने कई सारे क्रियाकलाप भी किए होंगे। दूसरा उदाहरण ले तो हल्दी भी प्राकृतिक सूचक में ही आता है। संश्लेषित सूचक की बात करें तो इसके उदाहरण है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ये उतनी आसानी से तो नहीं मिलते, पर अगर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में देखें तो ये आपको जरूर मिल जाएंगे। सूंघने वाले सूचक की बात करें तो ये वो सूचक होते हैं जिनका अम्ल और क्षारक के साथ संपर्क में आने पे सुगंध में बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए प्याज। तो अब हमें पता चल गया कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। तो चलिए अब जानते हैं कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं ये जानते हैं। अम्ल की बात करें तो अम्ल के अवशिष्ट के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। यह अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें लवण मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस विकसित होती है। इस अभिक्रिया की पुष्टि करने के लिए एक क्रियाकलाप किया जा सकता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। हमने एक परख नली में जिंक के टुकड़े डाले हैं और इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब अभिक्रिया के अनुसार यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, तो हमने इससे जो गैस निकल रही है उसे साबुन के विलयन से पास किया है। तो साबुन के विलयन से बुलबुले निकलना शुरू होंगे। अगर हम इन बुलबुलों के आगे जलती हुई मोमबत्ती रखें तो पॉप की ध्वनि के साथ ये बुलबुले फूट जाएंगे और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो बुलबुले हैं वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। क्षारक भी धातु के साथ ऐसे ही अभिक्रिया करता है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है उसके साथ जिंक की अभिक्रिया होती है जो कि एक धातु है, तो हमें इससे लवण मिलता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट और जिसका सूत्र होता है Na2ZnO2 और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट और
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। एक उदाहरण से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें लवण मिलता है NaCl और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल मिलता है। वहीं अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, जैसा कि यहाँ उदाहरण लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो ये जब HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें वही लवण मिलता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल मिलता है। यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ही अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अगर हम इस गैस को चूने के पानी से पास करें तो क्या होगा कि चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके ये CaCO3 बनाएगा जो कि एक श्वेत अवक्षेप होगा और जो कलर है वो सफेद हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि चूने का पानी दूध में परिवर्तित हो गया है और इसके साथ हमें जल मिलता है। इस श्वेत अवक्षेप और जल में अगर हम और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो हमें एक लवण मिलेगा जो कि जल में विलयशील होगा। तो अब इन सभी को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जो प्रतिक्रिया है वो कुछ इस तरीके की है। धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है लवण, साथ में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। चलिए अब बात करते हैं अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये किस तरीके से होता है, चलिए देख लेते हैं। अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो एक लवण बन जाता है और साथ में जल मिलता है। उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाएं तो उससे हमें लवण मिलता है NaCl जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये हमारे घर में जो नमक इस्तेमाल होता है उसी का सूत्र है और साथ में जल मिलता है। यहाँ पर अगर हम HCl और NaOH को देखें तो दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। HCl बहुत ही सांद्र अम्ल होता है, वहीं NaOH बहुत ही सांद्र क्षारक होता है। पर अगर हम NaCl और जल की बात करें तो दोनों ही हानि रहित होते हैं। तो इस तरीके से जो उनका प्रेक्षित प्रभाव होता है वो कम हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT का अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जहां हम जानेंगे बचे हुए गुणधर्म अम्ल और क्षारक के, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं क्या क्या हैं। धन्यवाद।